हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैंने पिछली क्लास में शुरू किया था, उसी का आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया था अभी सेल डिवीजन का थोड़ा सा इतिहास, हिस्ट्री बता दी थी, उसके बारे में सामान्य परिचय दे दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस शब्द किसने दिया, मियोसिस किसने दिया, इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। अभी आप देखें सेल डिवीजन में आगे। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन होता क्या है और कोशिका विभाजन की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने ये बताया था आपको कि कोशिका विभाजन से ही वृद्धि होती है, कोशिका विभाजन से ही मरम्मत होती है, कोशिका विभाजन से ही प्रजनन होता है। अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो मैंने आपको बताया था, वृद्धि की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि एक कोई भी जो बॉडी होती है, कोई भी प्लांट्स बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, उसकी जो उसका आधार होता है, जहाँ से वो बनी हुई होती है, वो एक सेल होती है, कोशिका होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक कोशिका से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। ये समझ लें कि एक सेल है, ये सेल डिवाइड होगी और बहुत सारी और कोशिकाएं बनाएंगी। तो ये सेल डिवाइड होगी, बहुत सारी कोशिकाएं बनाएंगी। इस टाइप से जब बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी तो इसको हम सेल ऑफ ग्रुप बोल सकते हैं। तो कोशिकाओं का जो ग्रुप होगा, एक कोशिका विभाजन कर करके बहुत सारे समूह बना लेंगी, इसको हम टिश्यू बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और जब ऑर्गन मिलते हैं तो आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बोले तो जैसे हमारी बॉडी में पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, बहुत सारे जो सिस्टम होते हैं वो सारे इन्हीं से मिलके बनते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके, जैसे अगर बात करें सिर से तो आपका तंत्रिका तंत्र होता है, उसके नीचे आए तो आपका जहाँ आपका हार्ट होता है उसको रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, और लंग्स जो होते हैं उसको श्वसन तंत्र बोलते हैं। और अगर हम बॉडी में और आगे जाएं तो देखेंगे कि पाचन तंत्र होगा, लीवर होगा, और देखें तो उत्सर्जन तंत्र होगा, प्रजनन तंत्र होगा। तो ये सारे सिस्टम जब मिलते हैं तो एक बॉडी का निर्माण होता है। ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो एक बॉडी का निर्माण होता है। या बात करें तो एक प्लांट्स का निर्माण होता है। एक ह्यूमन बॉडी बोल दें या एक प्लांट्स बोल दें तो उनकी एक ह्यूमन बॉडी की क्या, दुनिया में जितनी भी एनिमल्स हैं उनकी सबकी बॉडी कहीं ना कहीं एक सेल से मिलकर बनी होती है। तो इस वृद्धि के लिए, इस बॉडी बनने तक की क्रिया के लिए, या हम बोले ये पेड़ बनने तक की क्रिया के लिए, इस वृद्धि के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ बराबर हो रही है। इस ग्रोथ के कारण ही एक सेल से एक पूरा सेल सिस्टम मिलके बना हुआ है, जिससे पूरी बॉडी बनेगी। कोशिका विभाजन, एक कोशिका है, एक डिवाइड होगी तो कितनी कोशिकाएं बनाएंगी, 2 बनाएंगी। ऐसे ही एक कोशिका विभाजन हो गया, 2 बनाएंगी, ये 2 फिर विभाजन होगी तो कितनी बनेगी, 4 बनेगी। जब ये 4 कोशिकाएं फिर 2, ये 2 बनाएगी, ये 2 बनाएगी, ये 2 बनाएगी, ये 2 बनाएगी। ऐसे ही कोशिका 1 बाय 1 डिवाइड होके जितनी भी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो विभाजन कर करके और वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि एक कोशिका से कैसे एक बॉडी, चाहे तो वो बॉडी किसी एनिमल की हो, चाहे वो बॉडी किसी प्लांट्स की हो, वो बॉडी बनने का जो आधार है वो क्या है, एक कोशिका है। अगर मैं बात करूँ अमीबा की, तो अमीबा तो एक कोशिकीय ही होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक अमीबा एक कोशिकीय होता है तो उसमें विभाजन कैसे होता होगा। तो अमीबा जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जैसे अमीबा, आपको अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, पहले तो आप ये याद रखना, एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। तो इसमें क्या होता है, जब एक अमीबा विभाजन होता है, एक कोशिका विभाजन करके, तो हम जब एक अमीबा होगा तो ये विभाजन हो जाएगा और 2 अमीबा बन जाएंगे। अब ये 2 अलग अलग स्वतंत्र अमीबा बन जाएगी, इसमें ये भी एक कोशिका, ये भी एक कोशिका। जब ये विभाजन करेगी तो फिर ये 2 अमीबा बना लेगी, और जो ये वाला अमीबा होगा ये खत्म हो जाएगा। तो अमीबा में क्या होता है कि एक कोशिकीय होता है ये, और ये टूट कर 2 अमीबा बना लेता है, और जो डिवाइड करता है वो खत्म हो जाता है।
फिर 2 बनेंगे, फिर वो दो अमीबा बनाएंगे और वो जो जिससे बनेगी वो डिवाइड करेगी सेल, वो सेल टूट जाएगी। तो एक कोशिकीय जो जितने भी एक कोशिकीय जीव होंगे उनमें विभाजन इसी टाइप से होगा। जो बहुकोशिकीय होंगे उनकी कोशिका में विभाजन होगा, उनकी कोशिका में विभाजन के साथ ही वृद्धि होगी और इस टाइप से एक पूरा ट्री बन के या एक किसी की भी बॉडी, किसी भी एनिमल्स की बॉडी बन के तैयार होगी। तो यहाँ से एक कोशिका से शुरुआत होती है और ये कोशिका डिवाइड होकर बहुत सारी कोशिकाएं बनाएंगी जिसको हम टिश्यू बोल देंगे। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, इसको अंग बोलते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, बॉडी का निर्माण करेंगे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये तो कोशिका वृद्धि के लिए जरूरी है कोशिका। और कोशिका मैंने एक अगला शब्द जो लिखा था वो मैंने मरम्मत लिखा था। तो मरम्मत का मतलब होता है कि आपको अगर कहीं चोट लगती है, आपकी कहीं भी आपको चोट लगती है तो जो वहाँ की जितनी भी कोशिकाओं की हानि हुई है, वहाँ जितनी भी कोशिकाएं वहाँ की नष्ट हुई है, तो उसकी जो चारों तरफ की जो सेल्स होंगी वो सेल्स क्या करेंगी, बहुत जल्दी से डिवाइड करेंगी और उस घाव को उस घाव पे मरम्मत कर देंगी। उस घाव में और कोशिकाएं बन के नई कोशिकाएं बन के उस घाव को भर देंगी। नवजात शिशु में क्या होता है कि कोशिकाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती हैं और टूटती बहुत कम है, क्योंकि उसकी वृद्धि होना होता है। आपने देखा होगा जो बिल्कुल नवजात शिशु होते हैं तो उनको देखो कि जब नवजात होता है तो उसका आकार, उसका जो साइज होता है वो अलग होगा, उसका वेट अलग होगा। और 2 महीने के ही बच्चे को देख लो आप तो उसका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है और उसका साइज बढ़ता है। 6 महीने के देख लो आप तो कुछ और ही अंतर आ जाएगा। 1 साल में थोड़ा सा और दिखने लगेगा बच्चा, क्योंकि उसमें कोशिकाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती हैं और टूटती बहुत कम है। जब युवावस्था में पहुंचती हैं तो उतनी ही बनती हैं और उतनी ही टूटती हैं, बराबर होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ लंबे समय तक आपने देखा होगा, लंबे टाइम तक जो लोग होते हैं एक से ही लगते रहते हैं। जैसे ही वृद्धावस्था आती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि कोशिकाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटती हैं और बहुत कम मात्रा में बनती हैं। तो क्या होता है, जब कोशिकाएं बहुत कम मात्रा में बनेंगी तो धीरे धीरे से आपके जो अंग होंगे वो काम करना बंद कर देंगे। तो सुना होगा जो अपने वृद्ध लोग होते हैं उनको कहीं ऊंचा सुनाई देने लगता है, कहीं दिखाई कम देने लगता है, कभी उनकी कमर में प्रॉब्लम होती है, कभी पैरों में प्रॉब्लम होती है, कभी हाथों में प्रॉब्लम होती है। उनका जो दिमाग है वो भी धीरे धीरे करके उनकी जो स्मरण शक्ति होती है वो भी क्षीण हो जाती है और ऐसे ही कोशिकाएं टूटती रहती हैं तो एक दिन उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो वृद्धावस्था में कोशिकाएं बहुत कम मात्रा में बनती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटती हैं। तो एक तो इसके लिए होता है। और प्रजनन जब वृद्धि होगी, जब वृद्धि नहीं होगी तो प्रजनन कैसे होगा, जब कोशिकाओं की वृद्धि होना जरूरी है। और प्रजनन के लिए आवश्यक इसीलिए है कि अगर बात करें कि किसी भी एक जीव की जो उत्पत्ति होती है एक जायगोट से होती है। एक जायगोट जो होता है, अब जायगोट क्या होता है कि मैं आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ये जब दोनों आके फ्यूज होते हैं, अगर बात करें ये दोनों जब मिलके फ्यूज होते हैं तो ये जो एक नई संरचना जो बनती है, इस नई संरचना को ही बोलते हैं जायगोट। और एक जायगोट जो होता है वो एक सेल होती है और एक जो सेल होती है विभाजन करती है। तो एक सेल से कितनी बनेगी, 2 बनेगी, फिर ये 2 विभाजन करेगी तो 4 बनेगी, फिर ये 4 विभाजन करेंगी तो 8 बनेगी, 8 विभाजन करके 16 बनेंगी, ऐसे बढ़ती ऐसे ही संख्या बढ़ती जाएगी। और सेल से ऊतक बनेंगे, ऊतक से अंग बनेंगे और अंग से अंगतंत्र बनेगा और अंगतंत्र से पूरे सिस्टम बनना शुरू होगा। और जिससे एक छोटा सा जो एक बॉडी का जो निर्माण होता है तो वो भी उससे मेथड से होगा। आगे देखते हैं सेल डिवीजन। कोशिका के 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे। पहला प्रकार होता है आसूत्री, दूसरा समसूत्री और तीसरा होता है अर्धसूत्री। आसूत्री मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उनमें पाया जाता है।
जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। कुछ प्रोटोजोआ में भी होता है, कुछ आवश्यक यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें भी आसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और आसूत्री कोशिका विभाजन प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन होता है। इसमें जो प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं उनमें सुविकसित केंद्र नहीं पाया जाता है, तो इसमें पहले तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है कोशिका के अंदर वो डिवाइड हो जाती है और उसके बाद पूरी कोशिका में एक डोनल के आकार ले लेती है और पूरी कोशिकाएं दो कोशिकाओं में बट जाती है। तो आसूत्री कोशिका विभाजन मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा है वो एक बार देख लें। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री, ये दो जो कोशिका विभाजन रह गए हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये समसूत्री और अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन है, पहले समसूत्री पढ़ेंगे, इसको माइटोसिस और मियोसिस बोलते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो आज मैं आपको समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में बताऊंगी। माइटोसिस, सेल डिवीजन। माइटोसिस देख लें, ये दोनों जो कोशिका विभाजन है, देखिए ये कोशिका विभाजन में क्या होता है कि कोई भी कोशिका डिवाइड करने से पहले उसमें दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है अंतरावस्था, जिसको इंटरफेज बोलते हैं, दूसरी होती है डिवीजन फेज। एक अवस्था वो होती है जहाँ कोशिका अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार होती है और दूसरी अवस्था वो होती है जहाँ कोशिका डिवाइड कर लेती है। तो एक अवस्था को हम बोलेंगे, कोई भी कोशिका विभाजन के लिए दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है इंटरफेज और दूसरी होती है माइटोटिक फेज। फेज या इसी का एक नाम और है डिवीजन फेज। डिवीजन फेज, इंटरफेज, इंटरफेज, इंटर मीन्स अंतर और फेज मीन्स अवस्था, इसको बोलते हैं अंतरा अवस्था। एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बनने के बीच का जो अंतर होता है उसको अंतरावस्था बोलते हैं। तो इसका अगर हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में अंतरावस्था कहते हैं, अंतरावस्था। इसमें क्या होता है अंतरावस्था में, इस अवस्था में कोशिका अपने आप को तैयार करती है डिवीजन के लिए। एक कोशिका से दो कोशिका बनाने के लिए कोशिका अपने आप को तैयार करती है, प्रिपेयर करती है। इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इसमें कोशिका विभाजन, कोशिका एक नई कोशिका से दूसरी कोशिका बनने का जो टाइम होता है इसको रेस्टिंग फेज भी बोल देते हैं और इसको अंतरावस्था भी बोलते हैं। डिवीजन फेज या माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज इसको इसलिए बोल दिया है कि ये माइटोसिस डिवीजन एवं मियोसिस डिवीजन दोनों में पाई जाती है, इसलिए इसको माइटोटिक फेज बोलते हैं, डिवीजन फेज भी कहते हैं। अगर बात करें कि एक कोशिका चक्र में, एक सेल साइकिल में, या बात करिए कोशिका चक्र का जो समय है, एक कोशिका चक्र में जिससे एक सेल से अगली जो नई कोशिकाएं दो बनेंगी उसमें जो टोटल जो समय होता है वो 10 से 20 घंटे का समय लगता है। 10 से 20 घंटे, 10 से 20 घंटे का समय लगता है एक कोशिका चक्र, एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में, जिसमें से 1 घंटे का जो समय होता है वो लगता है माइटोटिक फेज में या डिवीजन फेज में। तो डिवीजन जो होता है मतलब एक कोशिका से जो दो कोशिकाएं बनती है, जो विभाजन होता है वो ओनली 1 घंटे में होता है। बाकी का जो भी 18 घंटे या 19 घंटे का जो समय होता है वो पूरा उसकी तैयारी में लग जाता है। कोशिका अपने आप को तैयार करती है विभाजन के लिए, उसमें ये समय लगता है। अगर बात करें कि जो विभाजन का जो समय होता है वो ओनली 1 आवर, 1 घंटे का समय होता है। बाकी जितना भी समय होता है वो आपका अंतरावस्था में या तैयारी या प्रिपेयर जो फेज होती है उसमें लगता है। और एक कोशिका चक्र कंप्लीट होने में 10 से 20 घंटे का समय लगता है। आप ये सारी चीजें नोट करते जाना, एक नोटबुक एवं एक पेन लेके बैठे और सारी चीजें नोट करें। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि कोशिका चक्र कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, तो आप ये लिखते जाएं 10 से 20 घंटे का समय लगता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डिवीजन फेज में एक जो विभाजन अवस्था होती है उसका समय कितना होता है, तो 1 घंटे का समय होता है। आगे बढ़ें, देखें अगर मैं ये कोशिका की बात करूँ कि एक कोशिका है, ये आपकी एक सेल है। इस सेल क्या करेगी, सबसे पहले एक सेल डिवाइड होने से पहले उसमें दो अवस्था होती है, मैं आपको यहाँ पे भी बता चुकी हूँ। तो पहले तो ये कोशिका क्या करेगी, अपने आप को तैयार करेगी। अब जो तैयार करने वाली जो अवस्था है इसी को क्या बोलते हैं, इंटरफेज।
जब इंटरफेज में एक कोशिका, इंटरफेज में क्या होता है, कोशिका जो छोटी होती है, ये कोशिका ये नई जो न्यू सेल है, एक नई बनी हुई सेल है, इसको न्यू सेल बोल सकते हैं। ये सेल क्या करेगी, तैयार करेगी। अब तैयार करना मीन्स क्या होता है कि इसको विभाजन करना है, तो विभाजन के लिए इसको जितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी उन चीज़ों को ये कलेक्ट कर लेगी, यहाँ पे स्टोर कर लेगी, उन चीज़ों का संचय कर लेगी और इसके बाद एक डिवीजन करेगी। अब इसको आवश्यकता किन किन चीज़ों की होती है, तो डीएनए की आवश्यकता होती है, आरएनए की आवश्यकता होती है। आरएनए भी 3 प्रकार के जो होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, तो तीनों आरएनए का भी संश्लेषण कर लेती है इसी अवस्था में। प्रोटीन का संश्लेषण करती है, एंजाइम्स का संश्लेषण करती है। तो इस अवस्था में वो इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करके, स्टोर करके अपने अंदर रख लेती है। जब ये इंटरफेज कंप्लीट होती है, तैयारी वाली अवस्था कंप्लीट होती है, तब कोशिका क्या कर लेती है, एक कोशिका से ये 2 कोशिकाएं बनके तैयार हो जाती है, 2 न्यू सेल बन जाएंगे। तो इस वाली फेज को क्या बोलेंगे, जहाँ तैयार हो रही इसको इंटरफेज बोलेंगे, और जहाँ ये दोनों बन गई तो इसको क्या बोलेंगे, इसको माइटोटिक फेज बोलेंगे। माइटोटिक फेज इसको इसलिए बोल दिया क्योंकि ये माइटोसिस डिवीजन में भी होगा और मियोसिस में भी होगा। समसूत्री में भी कोशिका तैयार होगी और अर्धसूत्री में भी कोशिका अपने आप को तैयार करेगी। तो ये 2 अवस्थाओं में आपका एक जो कोशिका चक्र है वो कंप्लीट होता है। किसी भी एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनने में क्या क्या काम होता है, तो पहले तो कोशिका तैयार होती है, इंटरफेज होता है, और फिर कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ती है, जिसको माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज कहते हैं। इस डिवीजन होने में सिर्फ 1 घंटे का समय लगता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इस फेज में सिर्फ 1 घंटे का समय लगता है, बाकी जितना भी टाइम है 18 से 20 घंटे, 19 घंटे का वो आपकी इंटरफेज में लगता है, तैयार होने में, कोशिका को डिवीजन के लिए तैयार होने में लगता है। वैसे भी आपने देखा होगा किसी चीज़ की तैयारी में ज़्यादा टाइम लगता है, उस काम में इतना टाइम नहीं लगता है। अगर अपने घर में कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो, किसी की मैरिज हो, तो आप देखते हो 1 आध महीने पहले से तैयारियां होना शुरू होती है, लेकिन मैरिज 1 दिन में या कुछ घंटों में ही खत्म हो जाती है, कुछ घंटों में ही शादी पूरी खत्म हो जाती है। ऐसे ही इसमें है कि इंटरफेज में टाइम ज़्यादा लगता है, डिवीजन फेज में टाइम कम लगता है। या हम बात करें किसी की डिलीवरी हो रही हो, तो माँ अपने बच्चे को बनने में जो अंदर, जो गर्भ के अंदर, यूटेरस के अंदर जो बच्चा तैयार हो रहा है, उसमें 9 महीने का समय लगता है। लेकिन जब विभाजन होता है या बोले कि माँ से बच्चा जब अलग होता है, जब डिलीवरी का समय होता है, वो कुछ घंटे का, कुछ घंटे का, कुछ मिनटों में डिलीवरी हो जाती है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे है कि जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तो उसको एक ज़्यादा टाइम लगता है, और जब वो विभाजन होता है तो उसमें समय कम लगता है। तो मैं आपको पहले इंटरफेज पढ़ाती हूँ कि इंटरफेज में क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है कोशिका को, कोशिका किन किन चीज़ों को कंज्यूम करके रखती है। इसके बाद मैं आपको डिवीजन फेज पढ़ाऊंगी। तो डिवीजन फेज, इंटरफेज जो होती है, इंटरफेज की अंतरावस्था जो है, इसको अंतरावस्था या तैयारी की अवस्था भी बोलते हैं। उसका तैयारी की अवस्था, इसको तैयारी की अवस्था भी कह सकते हैं, तैयारी की अवस्था। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं कि यहाँ पे सेल मतलब चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर रही है, ले रही है, कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट पर है, तो उसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इंटरफेज या रेस्टिंग फेज भी इसको बोलते हैं। आगे देखें, अब जो अंतरावस्था जो होती है, इसकी भी 3 उपअवस्थाएं होती हैं। 3 उपअवस्थाएं, G1 फेज होती है, इसमें S फेज होती है, G2 फेज होती है। तो मैं आपको इन तीनों फेज को 1 बाय 1 बताती हूँ। और जो माइटोटिक फेज है, इसमें 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसकी भी 3 अवस्थाएं बताऊँ। पहले आप इंटरफेज पढ़ लें, फिर मैं आपको डिवीजन फेज बताती हूँ। इंटरफेज देखें, लिखती भी जाए साथ में आप। इंटरफेज, तो सबसे पहले अगर बात करें तो लिखें, ये सबसे लंबी अवधि की अवस्था है। यह है सबसे लंबी अवधि की अवस्था है, सबसे लंबी अवधि की अवस्था है। इस अवस्था में कोशिका अपने आप को तैयार करती है, तो मैंने आपको सब बता ही दिया है। इसमें 3 उपअवस्थाएं पाई जाती हैं।
इसमें 3 उप अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब आप देखें 3 जो अवस्था है वो कौन कौन सी है। तो पहली देखें जीवन फेज, जीवन फेज। दूसरी देखें आप एस फेज, और एक तीसरी है G2 फेज। इसको बोलते हैं गैप 1 फेज, इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज, और इसको हम बोलते हैं गैप 2 फेज, गैप 2 फेज। जीवन फेज इसको गैप 1 बोलते हैं, एस फेज इसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं, G2 फेज इसको गैप 2 फेज बोलते हैं, इसको गैप 1 भी बोलते हैं, इसको जनरेशन 1 फेज भी बोलते हैं। तो जीवन फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, इन तीनों चीजों को मैं डिटेल में आपको पढ़ा देती हूँ। पहले आप एक अगर मैं आपको बताऊं तो एक आप छोटा सा डायग्राम बनाना है। ये समझ लें आप कि ये है आपकी जीवन फेज, ये है आपकी एस फेज, और ये है आपकी G2 फेज। ये जो ये यहां से लेके ये मैंने आपका एक सेल साइकिल का डायग्राम बनाया है। यहां से लेके जो यहां तक की अवस्था है इसको मिडल फेज कहते हैं। और आपकी ये वाली जो अवस्था है इसको हम बोल देंगे डिवीजन फेज। ये लिख लिया होगा आपने। इस अवस्था को बोल देंगे डिवीजन फेज। ये जो डिवीजन फेज है इसमें भी कितनी अवस्थाएं होती है, तो मैंने आपको बताया था 4 होती हैं। इसमें कौन कौन सी होती है, तो आप देखें इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और लास्ट की होती है टीलोफेज। एक सेल साइकिल है, ये मैंने एक सेल साइकिल का आपको छोटा सा डायग्राम बनाया। सेल साइकिल, ये सेल साइकिल है। ये जो अवधि दिख रही ये वाली, ये आपकी डिवीजन फेज है या माइटोटिक फेज है, जिसमें 1 घंटे का समय लगता है। और जीवन फेज, एस फेज एवं G2 फेज ये आपकी इंटरफेज, इसको इंटरफेज बोलते हैं। यहाँ तक ये आप डायग्राम बना लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको जीवन फेज, एस फेज या G2 फेज के बारे में बताती हूँ। आगे बढ़े, इसको मैं रीच करती हूँ। अब आप देखें जीवन फेज में या गैप 1 फेज में क्या होता है। तो देखें गैप 1 फेज में, जीवन फेज में क्या क्या होता है। तो जीवन फेज में यहाँ पे आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। आरएनए प्रोटीन का निर्माण होता है। साथ में आप लोग रखते जाए। जो कोशिका जो होती है, ये जो कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। तो सबसे
पहले कोशिका के अंदर केंद्रक का विभाजन होता है, इसके बाद कोशिका का विभाजन होता है। तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक का जो विभाजन होता है, तो विभाजन होने से पहले किन किन चीजों की जरूरत होती है, वो चीजें यहाँ बन रही। तो यहाँ केंद्रक के अंदर भी तैयारी चलती रहती है और कोशिका के अंदर भी विभाजन के लिए तैयारी चलती रहती है। तो मैंने आपको कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि कोशिका के बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, ईआर होता है, लाइसोसोम होता है। तो ये सारे जो अंग जो सेल के अंदर होते हैं, मतलब केंद्रक के बाहर सेल के अंदर होते हैं, ये भी अपने आप को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इनका भी यहाँ पे निर्माण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनने वाली हैं, तो दो कोशिकाओं के लिए उन अंगों का निर्माण होना जरूरी होता है। तो इधर केंद्रक के अंदर डीएनए का, प्रोटीन का, स्टोन प्रोटीन का, आरएनए का, इन सब चीजों का निर्माण होता है। और साथ में यहाँ पे जो राइबोसोम, लाइसोसोम है, उनका भी यहाँ कोशिका के अंदर बाहर निर्माण चलता रहता है। जिसने कोशिका नहीं पढ़ा है वो पहले मेरा सेल वाली क्लास ले लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या केंद्रक होता है, क्या कोशिकाएं होते हैं। तो आप देखें आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसी अवस्था में मैं आपको जीवन पढ़ा रही हूँ, पहले रेस्टेज, फिर इधर जीवन ही अकेला रहने दो, अभी आप तीनों लिख लेना, फिर जीवन पहले देख लो। जीवन में क्या क्या होता है, आरएनए व प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसी अवस्था में जीवन में ही आपका अगर बात करें तो इसी वाली अवस्था में गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का, लाइसोसोम का, इसी में राइबोसोम का, इसी में ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और इसी में अगर बात करें वैक्यूल रिक्तिका का, वैक्यूल का। और क्या रह गया है, और कौन से कोशिकांग जो होते हैं, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर, इन सब का निर्माण इसी में होता है, वैक्यूल का भी इसी में। जितने भी कोशिकांग हैं लगभग उन सब का जो उन सब की जो संख्या बढ़ती है, उन सब का जो निर्माण होता है वो इसी में होता है। अगर हम बात करें तो सिर्फ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ दो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर, ये आप देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर बाकी जितने भी कोशिकाएं हैं उन सब का निर्माण जीवन फेज में ही हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इंटरफेज में की 3 अवस्थाएं होती है, जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज। और ये सबसे लंबी अवधि की अवस्था होती है। जीवन फेज में आरएनए व प्रोटीन का निर्माण होता है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, ईआर, वैक्यूल, बाकी जितने भी और कोशिकाओं को आदि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों को छोड़ दें, क्योंकि इन दोनों का जो निर्माण होता है वो G2 फेज में होता है, एस फेज में भी नहीं होता है। और यहाँ पे डीएनए का निर्माण नहीं होता है, ये याद रखना, जीवन में डीएनए का निर्माण नहीं होता है। यहाँ तक कोशिका अपने आप को रोक भी सकती है विभाजन के लिए, लेकिन एस फेज में डीएनए का निर्माण हो जाता है। जब एस फेज में डीएनए का निर्माण हो जाता है तो किसी भी हालत में कोशिका अपने आप को विभाजन करने से रोक नहीं सकती, विभाजन उसमें होगा ही। अब देखें अगली जीवन फेज हो गई है, अगली आपको मैं एस फेज बताती हूँ। अगली आप साथ में नोट डाउन करते जाना। नेक्स्ट दूसरे नंबर की एस फेज, या इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि यहाँ पे डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का निर्माण होता है। और डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, और डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। डीएनए की मात्रा, यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है वो किस फेज में होता है, किस उप अवस्था में होता है, इंटरफेज की किस उप अवस्था में होता है, तो एस फेज में होता है। और जब एक बार डीएनए में डुप्लीकेशन हो गया, एक बार डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया तो कोशिका को डिवाइड होना ही पड़ेगा, उसका नहीं रुकेगी। क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर इस टाइप से धागे के समान जो संरचना होती है इसको डीएनए बोलते हैं।
तो ये डीएनए डबल हो जाता है। जब डीएनए डबल हो जाएगा तो एक केंद्रक से फिर 2 केंद्रक को बनना ही पड़ेगा, क्योंकि एक केंद्रक के अंदर डीएनए की संख्या उतनी ही रहती है। तो जब 2 केंद्रक बन जाएंगे, डीएनए डबल हो जाएगा तो कोशिका के अंदर ही 2 केंद्रक बन जाएंगे। इधर डीएनए आ जाएगा और इधर भी डीएनए आ जाएगा। तो डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है, एस फेज में डबल हो जाती है। और क्या हो जाता है कि यहाँ पे एंजाइम, जो डीएनए की मात्रा यहाँ जो दुगनी होती है, तो ये किस एंजाइम की उपस्थिति में होती है। एक बार ये वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में इसकी डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, इसकी उपस्थिति में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना और इसको आप लिख भी लेना। और इसी एस फेज में एक पॉइंट और लिख लो, इसी में एस फेज में क्या होता है, तो इसी अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का भी निर्माण होता है। हिस्टोन प्रोटीन का भी निर्माण इसी अवस्था में होता है। ये आपकी एस फेज कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको G2 फेज बताती हूँ। अगला देखें, तीसरा नंबर G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, G1 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है यहीं पे आरएनए। ये आरएनए किस लिए बनता है, स्पिंडल फाइबर के निर्माण के लिए आरएनए का निर्माण होता है। और आरएनए में भी कौन कौन से आरएनए, तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इनके फुल फॉर्म मैंने बताया कि आपको, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम आरएनए। तो इन तीनों का निर्माण भी इसी वाली अवस्था में होता है, G2 फेज में ही इनका निर्माण भी होता है। और इसी अवस्था में क्या होता है, तो इसी अवस्था में स्पिंडल फाइबर इसी अवस्था में बनते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में तर्क तंतु, तर्क तंतु, तर्क तंतु का निर्माण, तर्क तंतु का निर्माण भी यहीं पे होता है। और इसी अवस्था में क्या होता है, इसी अवस्था में ये हम बोल रहे हैं, इसमें G2 की बात न करें, अगर इंटरफेज की ही बात करें तो इंटरफेज में ही सेंट्रियोल का विभाजन हो जाता है। ये आपकी G2 फेज हो गई, स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे बढ़े, आपकी इंटरफेज कंप्लीट हो गई। इंटरफेज मैं आपको पूरा एक बार और बता देती हूँ। इंटरफेज इसको अंतरावस्था है, तैयारी की अवस्था बोलते हैं। ये सबसे लंबी अवधि की अवस्था है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, तीनों के मैंने आपको नाम बता दिए, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये 3 इसकी अवस्था होती है। और G2 के बाद फिर आपकी M फेज आती है, जिसमें माइटोटिक फेज या इसको डिवीजन फेज जो बोलते हैं, वो इसके बाद की अवस्था होती है। इस अवस्था में ही एक पॉइंट और लिख लें, इसी में सेंट्रियोल का विभाजन होता है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का विभाजन होता है इसी अवस्था में सेंट्रियोल। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोशिका को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे कोशिका की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो बहुत हाई हो जाती है। तो इस अवस्था में कोशिका की उपापचयी क्रियाएं अत्यधिक तीव्र हो जाती हैं। इस
अवस्था में कोशिका की उपापचयी क्रियाएं तीव्र हो जाती हैं। इस अवस्था में उपापचयी क्रियाएं तीव्र हो जाती हैं क्योंकि कोशिका बहुत सारा वर्क कर रही होती है, डीएनए का निर्माण, आरएनए का निर्माण, एंजाइम्स का निर्माण, स्टॉप प्रोटीन का निर्माण, वो बहुत सारी चीज़ों की उसको ज़रूरत होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उसकी जो मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं इस अवस्था में। और इस एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इसका जो कोशिका चक्र का जो सीक्वेंस है वो कैसा होता है, तो इसका क्वेश्चन आता है तो याद रखना है मुझे कोशिका चक्र का जो सीक्वेंस है, कोशिका चक्र की अगर बात करें, याद रखना कोशिका चक्र में तो क्या आएगा, पहले G1 फेज आएगी, G1 फेज आएगी, उसके बाद S फेज आएगी और उसके बाद G2 फेज आएगी। ये पूछते हैं इसका तो G1 S G2, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगाना क्योंकि ऑप्शन में आपको गलत भी मिलेंगे। ऑप्शन में लोग आगे देखकर लगा के आ जाते हैं G1 G2 S, तो आपको क्या लगाना है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ये मैंने आपको इंटरफेज पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया, इंटरफेज कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिवीजन पेज पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो इंटरफेज है, पहले आप एक बार और समझ लें कि जो इंटरफेज है ये दोनों विभाजन के लिए है, समसूत्री के लिए भी है और एक अर्धसूत्री के लिए भी है। मैं आपको कोई सा भी विभाजन पढ़ाऊं, समसूत्री या अर्धसूत्री, दोनों ही विभाजन होने से पहले उसका अपने आप को तैयार करती है, वो दोनों में ही सेम प्रोसेस होती है। बस अर्धसूत्री में एक कोशिका से 4 बनेंगी, समसूत्री में एक कोशिका से 2 बनेंगी। उसमें भी जो 4 बनती हैं उसमें भी 2 विभाजन होता है, एक से पहले तो 2 ही बनती है, फिर वो 2 और डिवाइड होकर 4 कोशिकाएं बना लेते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में आके पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक की है, धन्यवाद।